इमोशंस ट्रीटमेंट आपका लेफ्ट हैंड में होता है ट्रीटमेंट। ओके, लेफ्ट हैंड इमोशंस ट्रीटमेंट, लेफ्ट हैंड। देन आपका रिंग फिंगर का लोएस्ट जॉइंट है ना, सबसे नीचे का ज्वाइंट, जिसे कफ ज्वाइंट भी कहते हैं, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करते हैं, वो वात पित्त कफ, ये कफ ज्वाइंट होता है। यानी सबसे लोएस्ट ज्वाइंट ये आपका डिस्डेंट ज्वाइंट है। इट मीन्स अवहेलना और अपेक्षित जब बहुत महसूस करें, और आपका पेशेंट जिसका हिस्ट्री आप लेते हैं और पता चलता है कि वो बहुत दुखी रहता है, कभी कहता है कि मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया, मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं था, मैंने अच्छा काम किया फिर भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, है ना। अगर ऐसा उस पेशेंट की हिस्ट्री में आता है, देन क्या, डिस्डेंट ज्वाइंट, डिस्डेंट ज्वाइंट, रिंग फिंगर लोअर ज्वाइंट, रिंग फिंगर लोअर ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को क्या करना पड़ेगा, सिडेट करना पड़ेगा। यानी कि डिस्डेंट को, अवहेलना को, अपेक्षा को घटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर ट्रीटमेंट अगर करेंगे, कलर की चेतना अगर लाएंगे तो ब्लू कलर, सिडेशन कलर, सिंपली लेफ्ट हैंड, रेणु जी, विच हैंड, लेफ्ट हैंड, इमोशन ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड। ओके, देन डिस्डेन, सिडेट, ब्लू कलर, सिर्फ आप कलर यहाँ लगा करके ट्रीट कर सकते हैं। ओके, रिंग फिंगर लोअर ज्वाइंट, एंड एंजाइटी, इसका भी तो कोई ज्वाइंट होगा, है ना। नो, काला नहीं चलेगा, काला नहीं चलेगा। ओके, देन एंजाइटी का ज्वाइंट आपका इंडेक्स फिंगर, ये भी आपका लोएस्ट ज्वाइंट है ना, थर्ड, 1 2 3, थर्ड ज्वाइंट, लोएस्ट ज्वाइंट। ओके, ये आपका एंजाइटी ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट बड़ा, मैं इसे बहुत यूज करती हूँ, है ना, क्योंकि आपके आम दिनचर्या में एंजाइटी हो ही जाता है ना। कुछ ना कुछ घर बाहर हर चीज के मैनेजमेंट में एंजाइटी हो जाता है। तो ये ज्वाइंट जो है आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपका एंजाइटी ज्वाइंट है। और शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर पेन के लिए बहुत पावरफुल ज्वाइंट है, क्योंकि आगे आप लोग अभी विकास लेंगे आगे का क्लासेस, तो आगे आप लोग जानेंगे कि किस तरह से क्रॉसपॉन्डेंस में ये ज्वाइंट हमारा शोल्डर ज्वाइंट आएगा, है ना। तो ये एंजाइटी ज्वाइंट पे भी आपको क्या करना है, सिडेट, क्योंकि एंजाइटी बहुत हो गई, देन शोल्डर पेन हुआ। ओके, इमोशंस रूट काउज होते हैं शोल्डर पेन के। ओके, ये माइंड में एकदम सेट रखना है कि शोल्डर, सर्वाइकल, ये दो पेन जो होता है, ये हैवी इमोशंस को कैरी किए हुए रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर्वाइकल और शोल्डर आपके हर इमोशंस को हैवी रूप से, है ना, बहुत पावरफुली, क्योंकि ये आपका टॉप जोन है ना, ये आपका टॉप जोन बहुत इमोशंस कैरी आउट करता है, मींस पावरफुल इमोशंस, मींस इमोशंस को बहुत तेजी से पकड़ता है ना। बाकी इफेक्ट फिर आपके लोअर में जाएगा, लेकिन ये एरिया सबसे फर्स्ट अफेक्टेड होता है। ओके, शोल्डर टू अप, देन एंजाइटी ज्वाइंट लास्ट, इसमें भी ब्लू कलर, ब्लू कलर से सिडेशन होता है। इट मींस एंजाइटी सिडेट, डिस्डेंट सिडेट, आपका चिंता सिडेट हो गया, और आपका अपेक्षा अवहेलना जो आपकी लाइफ में चल रही थी, जहां से, जिस रूट से आपका शोल्डर पेन आया, वो रूट क्या को एज ए हीलर आपने इमोशंस में सिडेट किया, मीन्स कम किया। लेकिन उसे कुछ ना कुछ, ये तो हो गई हेट्रो होमो इमोशंस, सुख दुख वाली इमोशंस, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूट्रो इमोशंस, मीन्स इमोशंस की बात देखी जाए कि उसको क्या, दया भाव, स्माइल की चेतना देनी होगी, तो वो मर्सी आपके लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट, ये बड़ा ब्यूटीफुल है, तीनों ज्वाइंट लोअर ही आता है ना। एंजाइटी, इंडेक्स फिंगर लोअर ज्वाइंट, डिस्डेन, रिंग फिंगर लोअर ज्वाइंट, और मर्सी, मर्सी भी आपका लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट।
मर्सी को, ब्लिस को, ये लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट मर्सी है, ब्लिस है, यानी आशीर्वाद, है ना, दया भाव, ये सब आपके लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट में है। देन इसे क्या करना पड़ेगा, टोन, यस, देन टोन के लिए सिंपली रेड कलर, लेकिन चेतना पावरफुल होनी चाहिए, तभी ये रेड ब्लू पावरफुल वर्क करेगा एज ए हीलर, है ना। देन यहाँ रेड कलर, ब्लू, ब्लू एंड रेड, सो पावरफुल ट्रीटमेंट। अगर आपके पेशेंट की हरा प्रवीण जी, हरा, यहाँ इमोशंस का ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग फ्रोजन को ठीक कर रहे हैं, है ना, उसका एनर्जी, उसकी एनर्जी को इमोशंस के थ्रू, मुझे पेशेंट की हिस्ट्री में मिला कि इमोशंस गड़बड़ चल रहे हैं उसके लाइफ में, देन ये इमोशंस का ट्रीटमेंट चल रहा है, देन वहां पे ग्रीन कलर हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन लेकिन मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसकी चेतना जिस कलर से अटैच है, अगर ग्रीन कलर से टोन, है ना, ये फीलिंग आता है, आपकी चेतना में अटैचमेंट है कि ग्रीन कलर एज ए टोन कलर, तो आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी वर्ल्ड में कुछ भी, है ना, डिनाई नहीं किया जा सकता। ओके, देन प्रवीण जी, आपकी कंसिस्टेंस अगर ग्रीन कलर से अटैच है तो आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोन सीडेड हम लोग रेड एंड ब्लू से करते हैं। ओके, बाकी बहुत डिटेल्ड है, डीप है, फिर हम लोग 5 एलिमेंट्स से भी ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी हैं, बहुत सारे पुराने हैं, तो ये बिल्कुल ही पावरफुल इमोशंस, सोल्जर, है ना, शोल्डर का ट्रीटमेंट, फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ आप लेफ्ट हैंड में ये 3 ज्वाइंट्स पे ट्रीट करके आप वहां का सर्कुलेशन ठीक कर सकेंगे एज ए रूट काउज इमोशंस ट्रीटमेंट। ओके, इमोशंस के थ्रू शोल्डर को ट्रीट करना, आप देखेंगे कि आपका हीलिंग, आप जो फ्रोजन शोल्डर ट्रीट कर रहे थे उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा। ये बहुत डीप है ना, ये चेतना बहुत इमोशंस की डीप है, लेकिन ये आप करेंगे, आज के क्लास के बाद से करेंगे। अगेन फ्रोजन शोल्डर वैसे तो बहुत डिटेल्ड, फिर से वही बात कि ये वैसे तो बहुत डिटेल्ड है, और अगर सिंपली देखा जाए तो लिवर एंड हार्ट, ये ऑर्गन हमारे दोनों शोल्डर को क्या एनर्जी देता है, लिवर एंड हार्ट। ओके, अगर ऑर्गन की बात की जाए तो, ओके, लिवर एंड हार्ट। अब क्या करना होगा, पेशेंट या आप जब तक उस स्माइल एनर्जी से नहीं कनेक्ट होंगे, तो ये कलर, प्रवीण जी कैसे, सर्कुलेशन एंड विंड एनर्जी से, है ना, इन द सिंपल वर्ड, सर्कुलेशन एंड विंड एनर्जी, मूवमेंट एनर्जी, लिवर कनेक्ट टू विंड। ओके, और बाकी डिटेल्ड है, ये क्लासेस में हम लोग के डीएटी के क्लासेस में चलेगी, ये डिटेल्ड, ये सब है ना, बहुत थ्योरी डिटेल्ड होती है। ओके, देन स्माइल, ये जो इमोशंस की बात हुई, वन इमोशंस मोर, एरोगेंस, एक हाइपर इमोशंस भी आपको कैरी आउट होता है इन शोल्डर्स में। जो लोग बहुत ज्यादा एरोगेटिव होते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है जिनके अंदर, उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, उन्हें भी शोल्डर की प्रॉब्लम आ सकती है, एरोगेंस। ओके, एक इमोशंस और राइट डाउन करेंगे, एरोगेंस। ओके, देन ये डिसडेन इमोशंस, एंजाइटी इमोशंस एंड एरोगेंस इमोशंस, ये 3 इमोशंस सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपके स्माइल मेडिटेशन के थ्रू क्या कंट्रोल हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं, हार्मोनी में आ सकते हैं। सिंपली आप क्रॉसपॉन्डेंस टच करके, है ना, स्माइल ब्रेथ, जो लोग नए हैं वो जानेंगे कि स्माइल ब्रेथ क्या है।
स्माइल ब्रेथ, स्माइल के साथ श्वास लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना, ये आपके स्माइल ब्रेथ को डिनोट करता है। ये प्रोफेसर पार्क जियो सर का लास्ट रिसर्च था और सबसे पावरफुल है ये। किसी को भी फ्रोजन शोल्डर है, उसे स्माइल ब्रेथ का सजेशन जरूर देंगे, ओके? क्योंकि स्माइल ब्रेथ के थ्रू उसके इमोशंस एरोगेंस के लिए हम लोग लिटिल फिंगर ही यूज करते हैं। एरोगेंस है ना, लिटिल फिंगर का, जहां पे हम लोग मर्सी को रखे हैं। तो एरोगेंस हमारा जैसे ही डिस्डेन एंड डिस्डेन, एंजाइटी एंड, ये हमारा एरोगेंस का भी सिटिंग चेयर है ना? ये हमारा एरोगेंस का भी सिटिंग चेयर है जहां पे मर्सी है, क्योंकि इसी फिंगर्स में आपके गुड इमोशंस भी हैं, बैड इमोशंस भी हैं, है ना? हमें जो एक्टिवेट करना होता है वो हम एक्टिवेट करते हैं। तो हमें एंजाइटी, डिस्डेन एंड मर्सी पे ध्यान देना है। एरोगेंस को हम लोग स्माइल के थ्रू, स्माइल ब्रीथ के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ओके? देन अभी हम लोग 5 टाइम्स स्माइल ब्रीथ करते हैं और आगे का क्लासेस फिर कंटिन्यू, हम लोग पॉइंट्स जानेंगे। बहुत सारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, तो हम लोग आगे का क्लास करेंगे, विकास सर लेंगे क्लासेस। देन आईज क्लोज करेंगे और अपना फिंगर मर्सी, जहां मर्सी ब्लिस बैठा है वहां टच करेंगे। यस, वेरी गुड। रिंग लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट, लिटिल फिंगर लोएस्ट ज्वाइंट दोनों हाथ में करेंगे, ओके? एंड स्पाइन स्ट्रेट, ये तो सबके लिए हार्मोनी में होगा, ये बहुत अच्छा है, ये आप अभी करेंगे और पेशेंट को भी सजेस्ट करेंगे, ओके? देन स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना, विथ अ स्माइल, विथ अ स्माइल, विथ अ स्माइल। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और गहराई से छोड़ेंगे, विथ स्माइल। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और गहराई से छोड़ेंगे, विथ स्माइल। एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए, ये श्वास जो चल रही है वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए, फिंगर टच है। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और गहराई से छोड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्माइल ब्रेथ से आपका लिवर, हार्ट, आपकी ब्लिस, मर्सी, पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्माइल ब्रेथ रेगुलर वे में करना चाहिए, तभी आप लोग जो ये पॉइंट सीखते हैं वो हाईली हाईली एक्टिवेट होंगे, ओके? देन स्माइल थैंक यू एंड स्माइल नमस्कार, और आगे का क्लासेस विकास सर लेंगे।
स्माइल मॉर्निंग। हम लोग फोर्ज एंड शोल्डर के बारे में हम लोगों ने सीखा अच्छे से, हाँ, कि कैसे वो इमोशंस के साथ कितना अटैच है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है वो इमोशंस के कारण ही होती है। इमोशंस इनबैलेंस हो जाने से ही जैसा कि प्रोफेसर पार्क जो सर धीरे धीरे हर साल इनका नया नया रिसर्चेज आता था, और उस रिसर्चेज में इन्होंने लास्ट के दिनों में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे बातें करते थे, चाहे चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सिस्टम का प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स पेन हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि मेन रीजन जो है, हमारा मेन काउज हमारा प्रॉब्लम का जो है वो इमोशंस होता है। इसीलिए उन्होंने जो हर एक ज्वाइंट पे एक एक इमोशंस को रखा, और इन विद लॉजिक के साथ रखा, कौन सा इमोशंस क्या है। सब ट्राइवर्ड्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये इमोशंस यहाँ पे क्यों है, ये इमोशंस यहाँ पे क्यों है। तो बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने हर इमोशंस को ज्वाइंट्स के पास बैठाया और ट्रीट किया, और रिजल्ट भी बहुत ही जबरदस्त आता है। इसलिए आप सभी लोग भी जब ट्रीटमेंट करें, चाहे कोई भी प्रॉब्लम का, तो इमोशंस के क्लासेस भी पहले हो चुके हैं, है ना। लाइव वेबिनार भी हम लोग का हो चुका है, जूम वेबिनार भी हम लोग का इमोशंस का क्लास का हुआ है। तो जब भी आपको किसी भी तरह का जब आप ट्रीटमेंट करें, चाहे वो कोई भी पेन से रिलेटेड हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, यदि उस व्यक्ति में किसी भी तरह का कोई इमोशंस का हाइपर एक्टिविटी दिखता है ना, या फिर लो दिखता है, तो आप को पहले उस इमोशंस पे वर्क करना चाहिए। हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर के जो पॉइंट्स होते हैं वो टच करना भी ना पड़े, है ना। वहीं से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर काउच पे अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन शोल्डर क्या है, एक इफेक्ट है ना, इफेक्ट है। इसके कारण को समझना पड़ेगा कि क्यों ये हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि क्या कारण था, इमोशंस भी होता है रीजन, और क्या कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकता है। क्या फिजिकली देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर को हम लोग के किस कारण में रखते हैं, क्या रीजन होता है फ्रोजन शोल्डर होने के का, क्यों हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि फ्रोजन शोल्डर कौन सी एनर्जी है, तो क्या आंसर आएगा, विंड, हीट, हॉटनेस, सिमेट्री, ड्राइनेस और कोल्डनेस, क्या आएगा। या फिर 5 एलिमेंट्स में भी आंसर दे सकते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। फ्रोजन शोल्डर कौन सी एनर्जी है, शुगर बढ़ना, ओके, शुगर बढ़ना होता है। एनर्जी कौन सी होगी, फ्रोजन शोल्डर, कोल्डनेस, मेटल। तो फिर पार्क जो सर ने बोला सारा आंसर सही होता है, जो भी आंसर हो सकता है। अब देखिए विंड, हीट, हॉटनेस कुछ भी नहीं बचा है, केवल हीट बचा हुआ है, बाकी सब आंसर आ गया है इसमें। विंड भी आ गया है, कोल्ड भी आ गया है, मेटल भी आ गया है, ह्यूमिडिटी भी आ गया है, सिर्फ हीट नहीं है बस। मेरी तरफ से हीट एनर्जी रख दीजिएगा, मेरी तरफ से कोई टाइप कर देंगे हीट। हाँ वही एक बचा हुआ है, बाकी सब तो हो ही गया है क्या। तो और सभी आंसर सही है, सभी आंसर सही है। जिन्होंने भी कोल्ड लिखा सही है, जिन्होंने विंड लिखा सही है ना। जिन्होंने मेटल लिखा, मेटल अगर बढ़ा हुआ है तो विंड घटा हुआ है, तो विंड भी हो सकता है, विंड एनर्जी भी हो सकता है। लेकिन कुछ एक आंसर तो देना पड़ेगा, परफेक्ट हो, है ना। लेकिन सब पेशेंट टू पेशेंट वैरी भी कर सकता है। फ्रोजन शोल्डर के अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग फिजिकली हम लोग जब ट्रीट करते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर में कहा जाता है कि साइनेबल जो फ्लूइड होते हैं, जो वहाँ पे ज्वाइंट्स पे, जो हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं फ्रोजन शोल्डर के पास, हाथ के बोन, कॉलर बोन और शोल्डर के बोन, तीनों जहाँ पे मिलता है, उस जगह पे तीनों बोन ना टकराए उसके लिए कुछ उत्तक होते हैं वहां पे, है ना। और साइनेबल फ्लूइड होते हैं जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। अगर साइनेबल फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, है ना, देन क्या होता है, देन वहां पे घर्षण स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे हम हाथ में हम लोग का मूव करना बंद हो जाता है। तो ये इसका 2-3 स्टेज होता है फ्रोजन शोल्डर का। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो पेन का स्टेज होता है
है ना, कि बहुत पेन होता है, बहुत जबरदस्त, जब भी घर्षण होता है बहुत पेन होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति का पेन जो है वो कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, बट हाथ जो मूवमेंट बंद हो जाता है, पेन कम हो गया। अब वो सिर्फ जब मूव करता है पेन, पहले तो पहला स्टेज जो होता है फोर्ज एंड शोल्डर का, उसमें तो असहनीय दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है, और जो धीरे धीरे क्या हो जाता है वो स्टेबल कर जाता है, और ज्वाइंट जो फिक्स हो जाता है, मतलब वो हार्ड हो गया। अब किसी किसी पोस्चर में जाने पे अचानक से पेशेंट को बहुत जबरदस्त पेन आता है, नॉर्मल रखा हुआ तो ठीक है, गलती से हिल गया हाथ किसी रॉन्ग पोस्चर में, तो उस समय लगता है कि बहुत जबरदस्त पेन स्टार्ट हो जाता है। तो देन क्या लिक्विड वहां पे कम हो गया है ना, लिक्विड साइनेबल फ्लूइड्स कम हो गया, तो हमें उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो जो उन्होंने ह्यूमिडिटी लिखा, तो ह्यूमिडिटी चाहिए वहां पे, तो वो उनका भी आंसर सही था, है ना। अगर हाथ ड्राई हो गया, मतलब कि तब उठ नहीं रहा है, जितना उठना चाहिए था उतना उठ नहीं रहा, मतलब मूवमेंट की कमी हो गई, मतलब विंड एनर्जी भी है। तो आपके ने जिन्होंने लिखा विंड एनर्जी वो भी सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए विंड कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है ना, ह्यूमिडिटी कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है। मेरे पास 2-3 दिन पहले किसी का एक क्वेश्चन था, है ना, मैसेज पे कि अर्थराइटिस, अर्थराइटिस तो किसी भी तरह का होता है, वो हीट एनर्जी में आता है ना, लेकिन आपने हीट टोनिफिकेशन बताया और ड्राइनेस रेशन बताया, है ना। अर्थराइटिस अगर हीट एनर्जी है तो हीट टोनिफिकेशन बताया और ड्राइनेस रेशन, मैंने बताया है आप सभी को भी, अर्थराइटिस की हीट एनर्जी में आता है, किसी तरह का टिस जहां लगा हुआ है उसको हम लोग हीट एनर्जी में रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हीट एनर्जी में है ना, लेकिन जरूरी को हीट बढ़ा हुआ है, हो सकता है हीट घटा घटा हुआ भी हो सकता है ना। हीट एनर्जी है, विंड एनर्जी आया, फोर्जन सोलर जिन्होंने लिखा विंड एनर्जी, लेकिन विंड एनर्जी घटा है कि बढ़ा है वो देखना पड़ेगा ना, अगर विंड बढ़ा हुआ है कि विंड घटा हुआ है। तो उसी तरह से हीट एनर्जी अर्थराइटिस के कंडीशन में भी, है ना, हीट एनर्जी हमारा बढ़ा है या फिर घटा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देखना होगा। तो फ्रोजन शोल्डर का भी कंडीशन कुछ इसी तरह से होता है कि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट टू पेशेंट, किसी पेशेंट को आप हीट टोनिफिकेशन और ड्राइनेस रेशन का प्रोटोकॉल लगाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आता है ना, लेकिन किसी किसी पेशेंट को हीट रेट और ड्राइनेस टोन करके अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब वहां पे जो घर्षण हो रहा है, उस घर्षण के कारण जो इन्फ्लामेशन वहां के मसल्स में, वहां पे बोन में होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो जो पेनफुल कंडीशन होता है स्टार्टिंग एज, उस समय हमें हीट बढ़ा हुआ होता है, उस समय हम हीट रिलेशन का प्रोटोकॉल लगाते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। कि तो ये फ्रोजन शोल्डर का हीट टोनिफिकेशन और सिलेशन ये डिसाइड करेगा कि पेशेंट किस स्टेज में आपके पास आया है ना, फर्स्ट स्टेज में है कि सेकेंड स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज के समय हमारे ज्वाइंट के पास इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, है ना, सिंपल, फ्रोजन शोल्डर के पास इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कौन सी एनर्जी हो गई, वो हीट एनर्जी हो गई। तो उस समय हीट हमें सिलेट करना चाहिए, है ना, ड्राइनेस टोन करना चाहिए, है ना। लेकिन आपके पास पेशेंट अगर वो 5-6 महीने से परेशान है, अब उसका दर्द सिर्फ जब मूव करता है, नॉर्मली वो ठीक रहता है, लेकिन जब मूव करता है, कंघी करना, बट पर्स निकालना, कुछ कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बहुत ही जबरदस्त पेन होता है फ्रोजन शोल्डर में, है ना। तो तो उस कंडीशन में हमें जब सेकेंड स्टेज में पहुंच गया, जब नॉर्मल जब हाथ रखा हुआ है तो उसको फील भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, है ना। जब वो भूल जाता है, पेशेंट भूल जाता है कि मैं जब गलत पोस्चर में जाता हूँ, गलत पोस्चर में जाती हूँ तो दर्द होता है, और गलती से हाथ को झटका लेता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है, वो कंडीशन सेकेंड स्टेज है फ्रोजन शोल्डर का। उस समय हमें हीट टोनिफिकेशन करके ड्राइनेस रेशन करके रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंट आया है, उस समय इन्फ्लामेशन होता है, उस समय अगर आप हीट टोनिफिकेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं मेटल एनर्जी होता है, फ्रोजन शोल्डर मेटल एनर्जी, यहीं पे गलती हो जाती है, और हम लोग हीट टोनिफिकेशन ड्राइनेस रेशन करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं आता है, पेन ठीक नहीं होता है।
तो उस समय हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, हीट स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग फेज हो, जब कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, पेशेंट आएगा आपको बोलेगा हर समय दर्द कर रहा है, पूरा हाथ दर्द कर रहा है, रात में सोते हैं तो दर्द करता है, बैठते हैं तो दर्द करता है, किसी पोस्चर में रखते हैं तो दर्द करता है, हिलाते हैं तो और ज्यादा होता है, बट नॉर्मली भी पेन होता है। तो वो कंडीशन में हमें हीट स्ट्रेचिंग करना चाहिए। ओके, चाहे आप सिक्की से करिए, चाहे आप टीसीएम से करिए, चाहे आप कलर ट्रीटमेंट से करिए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? सारा सही एग्री है सभी लोग इस लॉजिक के से? फ्रोजन शोल्डर में क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रोजन शोल्डर का केस बहुत सारा आता है, और बहुत सारे केसेस में जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, फ्रोजन शोल्डर एक आम प्रॉब्लम है, और इसमें काफी समय लगता है हीलर को ठीक करने। ओके देवेंद्र जी, वंस मोर, आप नहीं थे यहाँ पे कि स्पीड हो गया? If tear in rotator cuff in root cause, फास्ट हो गया। ओके, आशिता जी का क्वेश्चन था टीयर इन, देखिए अगर टीयर इन रोटेटर कफ इन रूट काउज, अगर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कोल्डनेस भी आंसर आया था किसी का, और उसको भी मैंने सही बताया था, है ना? तो अगर ये कंडीशन आ रहा है, देन हम उस समय कोल्डनेस पे भी हमें वर्क करना चाहिए, कोल्डनेस सॉल्यूशन का प्रोटोकॉल लगा करके हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैक्सिमम जो फ्रोजन शोल्डर का होता है, तो हम लोग मेटल की, देवेंद्र जी ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्लो चलते हैं हम लोग, है ना? और फिर हम लोग प्रैक्टिकली इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये करेंगे कैसे ठीक करना है। जो नॉर्मल लोग होंगे, जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल नए होंगे, जो सिक्स की नहीं पता हो, जो फाइल मिनट्स नहीं पता होगा, तो हम आज सुजोग की भी बात करेंगे, है ना? सुजोग से भी उसको कैसे ठीक करना है, प्रेशर देकर के ठीक करना है। तो मैंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर जो है, फ्रोजन शोल्डर को जनरली लोग जैसे ही आता है बात कि फ्रोजन शोल्डर कौन सी एनर्जी, तो मेटल एनर्जी में लोग रखते हैं, ये मेटल एनर्जी है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रोजन शोल्डर का 2-3 स्टेज होता है ना? मिनिमम 2 स्टेज होता ही होता है। उस 2 स्टेज में आपको फाइंड करना है, डायग्नोसिस करना है कि किस स्टेज में पेशेंट आपके पास आया है ना? फर्स्ट स्टेज में है या फिर सेकेंड स्टेज में है। यदि फर्स्ट स्टेज में आया है पेशेंट आपके पास, तो फर्स्ट स्टेज का जो लक्षण होता है ना, कि कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंचा है ना? मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में। तो जरूरी नहीं है कि पुराना और नया के आधार पे हम लोग सेट नहीं करेंगे, हम लोग सिम्टम्स के आधार पे भी ये हम लोग रख सकते हैं। हो सकता है पेशेंट 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, बट अभी भी वही कंडीशन था जो स्टार्टिंग में था। तो या फिर स्टार्ट तो 2015 में हुआ था, बट अभी एग्रीवेट किया हुआ है, अभी कुछ बढ़ा हुआ है। तो सिम्टम्स अगर अभी आ रहा है कि पेशेंट को कंटिन्यूअसली पेन हो रहा है ना? कंटिन्यूअसली पेन हो रहा है, और किसी भी पोस्चर में रखता है तो पेन होता है, बहुत जबरदस्त ब्रस्टिंग पेन हो रहा है, ब्रस्टिंग पेन किसी भी हाथ के किसी भी पोस्चर में उठाने पे तो दर्द होता ही है, बढ़ जाता है, बट नॉर्मली भी रखे हुए होता है। देखिएगा वो पेशेंट जो है वो हाथ अपने आप दबाता रहेगा, है ना, कुछ कुछ करता रहेगा, कि वो इतना पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, और रात के समय कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जब नाइट टाइम होता है तो दर्द बढ़ जाता है। तो ये स्टेज जो है वो इन्फ्लामेशन का स्टेज है ना? तो इस कंडीशन में हमें मेटल से, अच्छा मेन तो पॉइंट हो गया कि हम लोग हीट सिलेक्शन करना, तो किसका हीट सिलेक्ट करेंगे? ये भी है ना, किसका हीट सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रोजन शोल्डर में? अगर अभी तो हम लोग से बात कर रहे थे हीट सिलेक्शन करेंगे, है ना? मेन तो आए ही नहीं, एलआई का है, एलआई। देखिए आपके पास 2 हाथ है ना, लेफ्ट और राइट 2 हैंड है। अगर आपके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो, देन आप एसआई का स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज है, बहुत ब्रस्टिंग पेन है ना, हिलने में पेन हो रहा है, हिलने पेन हो रहा है, तो अगर आपको मेरिडियन सबसे पहले मिल जाता है कि कौन सा मेरिडियन में एक्सेस पेन है, या फिर 1 से 2 मेरिडियन भी अगर लग रहा है कि कवर किए हुए, एलआई है और एसआई है, एलआई और टीडब्ल्यू है, तो आप दोनों मेरिडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना?
लेकिन अगर आप मेडियन सिलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, पेशेंट चारों तरफ बोल रहा है कि बहुत जबरदस्त पेन है, इधर भी पीछे भी रेडिएट कर रहा है, आगे भी रेडिएट कर रहा है, फिर चारों तरफ पेन है, देन उस कंडीशन में यदि लेफ्ट हैंड हो तो एसआई मेरिडियन का आप हिट सिलेक्शन करेंगे, है ना। जो फर्स्ट स्टेज का जो पेन आया, फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कंटिन्यूअसली पेन होता है, और सिंपल सा फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में थोड़ा यही अंतर है, एक में हीट टोनिफिकेशन होता है और एक में हीट सिलेक्शन होता है ना। तो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हीट सिलेक्शन करना होता है और सेकेंड स्टेज में हीट टोनिफिकेशन करना होता है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में अंतर क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत बोले कि अनबियरेबल पेन है, हर पोर्शन पेन होता है ना, देन वो फर्स्ट स्टेज में हम लोग उसको रखेंगे, है ना। उस समय हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, है ना। अगर मेरिडियन मिल गया है, कोई फिक्स मेरिडियन है, अगर आपके पास जैसा कि इन सब मेरिडियन लाइंस में दिख रहा है आपको 6 लाइंस होते हैं, है ना। हर जगह पे हाथ में 4 लिम्स हैं हमारे, चाहे हाथ या पैर हो, उस में 4 लिम्स में 6 मेरिडियन गुजरते हैं और 6 मेरिडियन में से हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा मेरिडियन में पेन है। अगर मेरिडियन मिल गया तो उसी मेरिडियन का हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे। लेकिन अगर मेरिडियन नहीं मिल रहा, देन लेफ्ट हैंड हो तो एसआई और राइट हैंड हो तो एलआई मेरिडियन लेना है ना। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो फर्स्ट स्टेज में एसआई का हीट सिलेक्शन करना है, और सेकेंड स्टेज में अगर आए, जब पेन कब होता है, नॉर्मली जब हाथ रखा हुआ होता है तो पेशेंट भूल चुका होता है कि पेशेंट को पेन है ना, दर्द नहीं होता है, उसका सिर्फ वो कंधा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम के हिसाब से उठाने में प्रॉब्लम होता है ना, वो इतना पे ही आके रुक जाता है, इससे ज्यादा नहीं ऊपर उठ पाता है, पूरा फ्रीली ऊपर नहीं जा पाता है, या फिर किसी गलत पोस्टर में जब हाथ चला जाता है गलती से, देन उसको उनको पेन बहुत उस समय भी पेन बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन वो गलत पोस्टर में जाने के बाद होता है ना, या फिर कोई झटका से हाथ उठा दिया तब होता है। तो वो कंडीशन सेकेंड स्टेज का कंडीशन है, उस समय हमें हीट टोनिफिकेशन करना है ना। उस समय हीट टोनिफिकेशन और ड्राइनेशन का प्रोटोकॉल हम लोग लगाते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड हो तो ऐसा ही मेडियन में करेंगे। और जो 6 की जो कोर्स जिनका चल रहा है डिप्लोमा वाला, उनको तो उनके पास ये आंसर होगा कि क्यों एसआई और क्यों एलआई, है ना। आंसर है उनके पास कि नहीं है, कल ही हुआ है क्लास। क्यों एसआई लेफ्ट था और क्यों एलआई राइट था, को आंसर मैंने कल दिया था, कल इवनिंग क्लास में मिला है ना। लॉजिक पता है ना क्यों है, किन्हीं का आंसर नहीं आ रहा है, भूल गए क्या। कल के क्लास में बताया गया था एरिया वाइज रीजनल डायग्नोसिस, रीजनल डायग्नोसिस, हाँ रीजनल डायग्नोसिस के हिसाब से लेफ्ट हैंड जो है आपने हीट में रखा था ना, और राइट हैंड ड्राइनेस मेटल में रखा था, है ना। इसलिए हीट मेरिडियन एसआई मेरिडियन, है ना। तो वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, अगर पुराना है तो हम हार्ट पे मेरिडियन में भी काम कर सकते हैं। एलआई मेटल है उधर, है ना, ड्राइनेस है, मतलब एलआई भी हो सकता है और लंग्स भी हो सकता है। तो पुराना और नया के हिसाब से एलआई और एसआई हम लोग इसलिए लेते हैं पुराने में भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एसआई और एलआई मेरिडियन टच किए हुए रहता है। जो पेन होता है उसका मैक्सिमम जो एरिया जो होता है कवर वाला, वो एसआई या एलआई ही होता है। लेकिन फास्टली ट्रीटमेंट हमने उस समय भी बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, है ना, कि अगर पेशेंट को लगता है कि मेरिडियन आपका मिल रहा है, एक से अगर 2 भी मेरिडियन, सपोज एलआई और एसजे, सेंजाओ मेरिडियन जो ट्रिपल बार मेरिडियन हम लोग बोलते हैं, अब मैक्सिमम कंडीशन में ये 2 मेरिडियन टच किए हुए रहता है, एसजे एंड एलआई, मतलब टीडब्ल्यू और एलआई। तो ये 2 मेरिडियन टच किया रहता है, तो आप दोनों मेरिडियन का हीट सोल्यूशन या फिर हीट टोनिफिकेशन का जो प्रोटोकॉल है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीसीएम में और कुछ लोकल पॉइंट्स भी ले सकते हैं। अगर टीसीएम में पॉइंट्स का हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स लेने चाहिए, मैं थोड़ा बोर्ड पे आ जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सुजोग की आज बात करेंगे। आज पहले टीसीएम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग सुजोग, है ना, कोस्पॉन्डेंस सिस्टम का बाद में डिस्कस करेंगे।
तो फोर्जन शोल्डर का जो केस है उसमें अगर हम लोग टीसीएम के पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा न्यू 20 नंबर पॉइंट है ना, ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट है ना, इसको हम लोग लेते हैं। एनालिसिस पॉइंट जो हमारा LI4 एंड ST44 जो हमारा पेन किलर पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये कहीं भी पेन इस पॉइंट्स का नाम पेन किलर पॉइंट होता है, एनालिसिस पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पेन किलर पॉइंट। थर्ड नंबर डिजिटल पॉइंट है ना, तो डिजिटल पॉइंट के रूप में हम लोग लेते हैं LU9 LU7 एंड LI4 को भी हम लोग को लेना चाहिए। LI4 तो हम लोग पहले ले ही चुके हैं है ना, तो LU7 नंबर पॉइंट हमें लेना चाहिए। और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स के रूप में, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स के रूप में हमें लेना है, कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, बोन भी होता है मसल्स भी होता है, मतलब UB11 एंड GB का 34 नंबर पॉइंट। GB 34 मसल्स के लिए होता है ना, हाँ मसल्स को में अगर किसी तरह का ज्वाइंट्स पेन है तो GB 34 AB11 लेना ही चाहिए, अच्छा काम करता है। ये पॉइंट तो फिक्स है, इसको लेना ही है। अगर कोई मेरिडियन लगता है कि 2 मेरिडियन इन्वॉल्व था है ना, LI मेरिडियन था और SI भी मेरिडियन या SJ मेरिडियन, मैंने बोला था SJ मेरिडियन, तो इन सभी का, इन दोनों का स्ट्रीम पॉइंट हमें लेना चाहिए है ना। तो LI का स्ट्रीम पॉइंट क्या, LI3 है ना, एंड SJ का भी SJ जो हम लोग ट्रिपल बार्मर बोलते हैं है ना, ट्रिपल बार्मर, जिसको उसका भी 3 नंबर पॉइंट जो स्ट्रीम पॉइंट होता है ना, स्ट्रीम पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट्स को भी लेने चाहिए। तो इस इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग लेंगे है ना, तो इतना भी अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। साथ में हम लोग 6 नंबर में कुछ आहसी पॉइंट है ना, आहसी पॉइंट्स को भी ऐड करते हैं। आहसी पॉइंट क्या है, आहसी पॉइंट लोकल पॉइंट है ना, आहसी पॉइंट हम लोग किनको बोलते हैं, लोकल पॉइंट को, लोकल पॉइंट, कोस्पोंडेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। आहसी पॉइंट नाम से लगता है पता नहीं क्या है ना, बट ये इसको लोकल पॉइंट बोलते हैं। तो लोकल पॉइंट्स हमारा LI का 14 नंबर पॉइंट ना, TW का 15 नंबर पॉइंट और SI का 9 नंबर पॉइंट, ये 3 पॉइंट जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। लोकल पॉइंट के आप कोस्पोंडेंस पे ट्रीटमेंट करिए या फिर मेन पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन इन पॉइंट पे देना चाहिए है ना, इन तीनों पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देना चाहिए है ना। ये इस पॉइंट पे अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देते हैं तो हो सकता है कि उसी समय पेशेंट जो है वो हाथ उठा देगा और बोलेगा मेरा कंधे का दर्द जो है उसमें आराम हो गया है ना। इसके कोस्पोंडेंस पे भी आप करेंगे तो आराम मिल सकता है। आप और बॉडी पे वर्क करते हैं तो बॉडी पे भी निडल आप लगा सकते हैं, वहां पे भी ये अच्छा काम करेगा। तो TCM में फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही परफेक्ट पॉइंट होता है ना, ये से आप किसी भी तरह का फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होगा, आप उसको TCM में ये सारे पॉइंट्स पे आप अगर निडल लगाना चाहें तो निडल लगा सकते हैं। बाकी ऑल पॉइंट्स को क्या करना है हमें, अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो क्या करना है, सीडेट करना है, सीडेशन का मैग्नेट अप्लाई करना है, टोटल पॉइंट्स है ना, सभी पॉइंट्स को सीडेट करेंगे। प्रोटोकॉल बनाने का बहुत सारा फॉर्मूला है ना, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला से अगर ये इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बाकी आप सबके पास जो टीचर किए हुए हैं उनके पास तो मैंने बताया है, बहुत तरह से प्रोटोकॉल बनाने का बताया है कि बहुत कैसे कैसे प्रोटोकॉल बनाना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, सुजोग बेसिक सुजोग, इसमें हम लोग नाम का बेसिक क्लासेस होता है, बट उसमें हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित सारे टॉपिक कवर करते हैं है ना। और TCM में भी नाम का TCM होता है, बट उसमें टोटल जितने भी तरह के TCM में टर्म होते हैं है ना,
80 पॉइंट, लोकल पॉइंट, ये पॉइंट क्यों सिलेक्शन होता है, और स्ट्रीम 5 टू पॉइंट 5 एलिमेंट पॉइंट, और जैसा कि आप सभी लोगों में से काफी लोगों ने पहले किया भी है, और एक इनफ होता है आप प्रैक्टिस के लिए, जो टीसीएम में के प्रैक्टिस के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है। हालांकि वो सिलेबस हम लोगों ने रखा है, जो महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, अगर वो क्लास कर लेते हैं तो आपको महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल के में किसी भी तरह का और वो कर लेने से नहीं होगा। करने के बाद अगर आप याद रखते हैं उसको, तो मुझे लगता है कि अगर 100 मार्क्स का रहेगा, अगर उस टोटल को आप कवर कर लेते हैं, तो उसमें से 20% मार्क्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आएगा, बाकी 80 में से आप 75% मार्क्स जरूर ला सकते हैं, है ना। 80 में 75% मार्क्स जो टीसीएम से आएगा वो आप जरूर ला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपने ये जो हमारा बेसिक टीसीएम का जो क्लास है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। और ये तो हो गई एग्जाम की बात, बट अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर भी बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे प्रोटोकॉल मेकिंग हम लोग सिखाते हैं, बताना सिखाते हैं कि क्यों कैसे, जब हम इस फ्री लाइव क्लासेस में हम लोग इस तरह से इतना डीपली हम लोग बताते, तो आप समझ सकते हैं जब रेगुलर क्लासेस होता है तो हम लोग कितना ये में हम लोग प्रोटोकॉल मेकिंग एक नहीं कितने तरह के प्रोटोकॉल बनाने के लिए सिखाते हैं, कि आप लोग एक फॉर्मूला नहीं काम करेगा तो आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो सकता है किसी पे ये फॉर्मूला सूट करे, किसी पे दूसरा फॉर्मूला सूट करे, किसी पे तीसरा फॉर्मूला सूट करे। तो आप अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं और अपने फैमिली का हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो जरूर उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा, है ना। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग सुजोग की बात करेंगे, है ना। 6 की वाले लोग तो इससे समझ में आ ही गया होगा, उनको अगर एल और एस आई है ना, अगर मेरिडियन मिल गया एल आई और टी डब्ल्यू, देन हम एल आई और टी डब्ल्यू का क्या करेंगे। अगर फर्स्ट स्टेज का केस है ना, फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम है, देन हम हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, है ना, हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे। और अगर सेकेंड स्टेज का केस है, सेकेंड स्टेज में फ्रोजन शोल्डर है, देन हमें हीट टोनिफिकेशन का लगाएंगे, किसमें, उसी एल आई और टी डब्ल्यू मेरिडियन में। अगर मेरिडियन नहीं मिला, है ना, अगर मेरिडियन फाइंड नहीं हुआ, मेरिडियन फाइंड नहीं होने पे, है ना, नहीं होने पर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो, तो हमें एसआई मेरिडियन पे वर्क करना है, एसआई मेरिडियन पे करना है ना। एंड अगर राइट हैंड हो, राइट हैंड हो, तो हमें एलाई मेरिडियन पे करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो आप 6 की वाले लोग ये इससे आप कर सकते हैं। ट्रायोजिन तो आपने फिक्स ज्वाइंट जो देखा वहां पे आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसी ज्वाइंट पे जो आपने सीखा अभी भैया जी ने जो बताया आप सभी को। सुजो के कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी जो हमारा इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है इस प्रॉब्लम में। आप देख सकते हैं इंसेक्ट फिंगर है ना, सभी फिंगर में ये पॉइंट्स होते हैं, ये शोल्डर का कोस्पॉन्डेंस है ना। शोल्डर, और ये कहाँ पे आता है, जो हमारा फिंगर का जो यांग इन का जो बॉर्डर लाइन है, यांग इन का बॉर्डर लाइन, मतलब ये अगर फिंगर है ना, तो इसमें एक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का एक बीच का जो लाइन होता है, वो उससे बैक साइड, पीछे साइड में ज्वाइंट, बिल्कुल ज्वाइंट पे हमारा शोल्डर का कुछ कम होता है। ये सभी फिंगर में होता है, इसमें भी है ना, इसमें भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, और दोनों ही साइड में है, यहाँ पे भी है। तो इन सभी पॉइंट्स पे भी ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, इसको आप जरूर अप्लाई करेंगे तो आपको इससे भी बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप प्रेशर देकर के सब में सर्च करेंगे पेनफुल पॉइंट, है ना। जो नए लोग हैं वो सब में सर्च करेंगे, जो जानते हैं थोड़ा बहुत भी तो उनको पता है कि लेफ्ट कौन है और राइट कौन होगा, है ना, लेफ्ट वाला पॉइंट लेफ्ट शोल्डर कौन होगा, राइट शोल्डर कौन होगा। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो दोनों में मात्र 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट में से सभी पॉइंट पे पेनफुल पॉइंट सर्च करेंगे। जहां भी पेन मिलेगा, एक्स्ट्रा पेन मिलेगा, उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन करना है ना, मतलब कि डीप प्रेशर देना है उस जगह पर, और प्रेशर देने के बाद वहां पे सीड सप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट है, तो आप स्टार मैग्नेट भी उस पॉइंट पे लगा सकते हैं। इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही अच्छा काम करता है, साथ ही
मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में हमारा जो शोल्डर का पॉइंट जो होता है वो ये इस जगह पे आता है ना। ये जो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है, ये सेकेंड ज्वाइंट है और ये थर्ड ज्वाइंट। तो ये जो ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट पे हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देते हैं, जिम्मी से प्रेशर देते हैं, पेनफुल पॉइंट भी मिलेगा जिनको प्रॉब्लम होगा। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ यहीं पे प्रेशर दे करके ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर दे करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दे करके। अगर आपके पास चक्रा मैग्नेट है ना, चक्रा मैग्नेट है, देन आप यहाँ पे सिडेशन का मैग्नेट लगाते हैं तो ये भी फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही अच्छा काम करता है। फ्रोजन शोल्डर के कंडीशन में ये पॉइंट्स भी बहुत, जो पेनफुल का जो लोकेशन आएगा है ना, ये पूरा एरिया होता है ना, जो पेनफुल का एरिया आएगा, ये भी बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत सारे लोग जो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम करते हैं कोई पॉइंट वाइंट नहीं देते हैं, सुजोग जो करते हैं ये यहाँ पे लगा करके ठीक कर लेते हैं। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, हो सकता है इस ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मैग्नेट नहीं है, तो वो भी परेशान नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, इस तरह से मूंग का सीड्स को 4-5 दाना 6 दाना को ये फूल जैसा बना लेंगे राउंड शेप में, और उसको उस पॉइंट्स पे हम लोग लगा देंगे, है ना। जिनके पास मैग्नेट नहीं होगा वो ये मेथी का मूंग का सीड्स को आप, है ना, मूंग का सीड्स भी लगा सकते हैं। अगर पास काली मिर्च का सीड्स है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लगा देंगे और यहाँ पे पेशेंट को बता देंगे कि आपको बीच बीच में इसको क्या करना है, प्रेशर देना है। तो नए लोग जो मैं बता रहा हूँ, जो आप 6 की नहीं करते हैं, अगर आप TCM नहीं करते हैं, आपके पास मैग्नेट नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, आप इससे भी पहले दिन से रिजल्ट ला सकते हैं। ये प्रेशर अच्छे से दे करके, मसाज करके, अच्छे से प्रेशर दे करके आप इसमें मूंग सीड सप्लाई चिपका दीजिए, और पेशेंट जिनको प्रॉब्लम है उनको बोल दीजिए वो इसको 20-20 में हर 15-20 मिनट पे इसको स्टिमुलेट करते रहें। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। इससे भी आप पहले दिन से ही आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो सुजोग में और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसमें भी पेनफुल पॉइंट्स मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हीलर हैं, तो उन सबको इन सब पॉइंट पे भी पेनफुल पॉइंट सर्च करना चाहिए, इन सभी पे भी पॉइंट लगा करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीडेट, चक्रा से सीडेट करना है, ST3638 अल्सो ले सकते हैं आप। देखिए मैंने जैसा बताया एनु जी की पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, ST36 भी आता है, ST का 40 नंबर पॉइंट भी हम लोग ले सकते हैं, 43 नंबर भी पॉइंट लेते हैं। तो अगर, लेकिन क्यों लेना है ये लॉजिक होना चाहिए, है ना। हम लोग एक करते हैं टन बैलेंस सिस्टम होता है, टन बैलेंस सिस्टम। तो जब टन बैलेंस सिस्टम के हिसाब से बहुत सारे बुक्स में क्या है, चक्रा मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट बताया ना जी, ये चक्रा मैग्नेट से अगर लगाते तो सिडेशन का मैग्नेट लगाते हैं। सिडेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मैग्नेट है उसका येलो पोर्शन है जो है वो टेप के ऊपर से दिखाई देना चाहिए, है ना। येलो पोर्शन इसमें हमारा टेप के ऊपर से दिखाई देना चाहिए। वो आपका यहाँ इधर देखिए येलो पोर्शन बीच वाला, बीच में जो हमें जब चक्रा मैग्नेट जब हम अप्लाई करते हैं तो रिंग को नहीं देखना है, रिंग व्हाइट है बट उसका जो बीच वाला जो पोर्शन है वो येलो है, और वो येलो पोर्शन जो है वो टेप में चिपकना चाहिए, और व्हाइट पोर्शन जो है हमारे स्किन को टच होना चाहिए, है ना। तो ये सिडेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे सिडेशन का ही मैग्नेट हम लोग लगाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। अब इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो देन सबसे अच्छा है, अगर लगता है जहाँ पे, है ना, कि तो ये चक्र स्टार मिनट आप लगाइए, सिंपल, है ना। ये स्टिमुलेशन का काम करेगा, ये हार्मोनी का काम करता है ना। अगर टोन करना है तो उसको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करना है तो, है ना, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करेगा, टोन करना है तो टोन करेगा, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आप, लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को लगाते हैं, है ना, तो अगर आप नहीं भी प्रेशर देंगे डायरेक्ट भी आप लगा लेंगे चलेगा, बट अगर आप स्टार मैग्नेट लगाएंगे, स्टार मैग्नेट या फिर क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं या फिर सीड्स लगाते हैं, तो वहां पे पहले उस जगह पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन के बाद ही हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेट लगाना चाहिए। ओके, गुड।
देवेंद्र जी, अभी तक आप एनर्जी में फंसे हो। 6 की मैंने बताया ना, 6 की का एनर्जी 6 की कंप्लीट नहीं हुआ देवेंद्र जी आपका। ये मैंने नीचे में 6 की ही लिखाया था ना, ये लाइक मेटल। और मैंने बताया था कि अगर ये क्या है, 6 की में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, टीसीएम में भी। दोनों का अलग अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। तो हीट जब फर्स्ट स्टेज में आता है तो हीट सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। और इन्फ्लामेशन होता है तो उस समय हीट सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। जब सेकेंड स्टेज में होता है प्रॉब्लम, तो हमें हीट टोनिफिकेशन का, उस समय ड्राइनेस एनर्जी बढ़ जाता है, हार्ड हो जाता है, खर खर आवाज करता है ना। तो पेन वैसा नहीं होता है, नॉर्मली रखने पे पेशेंट भूल जाता है, बट जब मूवमेंट गलत पोस्चर में होता है देन पेन होता है। उस कंडीशन में हीट टोनिफिकेशन का प्रोटोकॉल लगाना चाहिए, है ना। तो मैंने बताया तो किसी भी कंडीशन में क्या मेटल एनर्जी आप रखते हैं, ड्राइनेस एनर्जी बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर को, ड्राइनेस एनर्जी, है ना। ये ड्राइनेस एनर्जी में आता है, बट कभी कभी ड्राइनेस सिडेशन भी करना पड़ सकता है और कभी कभी ड्राइनेस टोनिफिकेशन भी करना पड़ सकता है ना, कंडीशन टू कंडीशन। क्लियर। फ्रोजन शोल्डर किसी भी तरह का, ये फ्रोजन शोल्डर जो है जितना आज हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना, और ये जितने भी पुराने से पुराने एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं वो यही सब अप्लाई करते हैं। उनके पास पेशेंट जाता है तो जो आप आज से आप लोगों के पास भी ये मंत्र है, आप लोग भी इसको अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट के जो सीनियर स्टूडेंट्स लोग हैं, है ना, वो लोग अवेलेबल होंगे और किसी भी तरह का डाउट्स होगा आप सभी लोग पास बचा हुआ, चाहे जैसे कि आप सभी लोग पास बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, है ना, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। मैंने तो 2 ही स्टेज बताया संगीता जी, थर्ड स्टेज तो मैंने बताया नहीं। किसने, हालांकि थर्ड स्टेज निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ बना सकते हैं, फिफ्थ स्टेज भी बना सकते हैं। रूबी जी हैं, हाँ मैंने आप सभी को अपने तरफ से अनम्यूट कर दिया है ना। रूबी जी, रेखा जी लोग हैं, मंतोष जी हैं, हाँ मंतोष जी भी दिख रहे हैं, रेखा जी भी दिख रही हैं, सब लोग हैं। और भी जो के क्वेश्चन होता है तो आपको लगता है तो आप लोग भी रिप्लाई दे सकते हैं, है ना। हाँ सोनाली जी, अब आप अपने आप से अनम्यूट करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सोनाली जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। विकास सर, हाँ सर जैसे ये जो अपना मूवमेंट होता है कि ये साइडवर्ड मूवमेंट है या अपवर्ड मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो ये सर किस एनर्जी से कनेक्ट होता है सर? साइडवर्ड और अपवर्ड, बैक एंड फ्रंट। सर ये SI LI या ट्रिपल वार्मर, इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन था। देखिए जब पढ़ा था सर ये मूवमेंट्स भी बताया है कि जहाँ पे जब ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया कि हम मेरिडियन को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यस सर। ये तो इसी के लिए तो लाया गया था ना, जो आप लोग को SI मेरिडियन और LI मेरिडियन लाया गया कि अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है देन हमें SI पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो आपने कल पढ़ा था स्पिन टाइप 1 का, जो पढ़ा था तो हीट में आया था ना। तो हीट मेरिडियन अगर लेफ्ट हैंड में, तो हीट मेरिडियन का हम लोग जैसा कि सिम्टम्स मिल रहा है फर्स्ट स्टेज का या फिर सेकंड स्टेज का, उस हिसाब से हीट टोनिफिकेशन और सेशन का प्रोटोकॉल लगाएंगे। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। सर मेरा डाउट, अगर फ्रोजन शोल्डर में हाथ तो पूरा ऊपर जा रहा है बट सिर्फ ये पार्ट में पेन है, ये पार्ट में पेन आ रहा है, यानी मसल पेन है, मस्क्यूलर, तो इसे क्या करना है? देखिए आप एक लोकेशन बता रही हैं, एक लोकेशन बता रही हैं और जो एक खास मेरिडियन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो तब तो आपके पास क्लियर है, आप उस मेरिडियन पे वर्क करिए, है ना। उस मेरिडियन का इसमें हीट टोनिफिकेशन और विंड टोनिफिकेशन का भी प्रोटोकॉल लगेगा, विंड भी टोनिफिकेशन। जो मैं हीट को टोन करने की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकेंड स्टेज की, वहां पे हम लोग, मैं अब आप लोग अवेयर हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं मतलब हीट टोनिफिकेशन मैंने लिख दिया है तो क्या सिर्फ हीट टोन करके छोड़ देंगे?
उसका पूरा प्रोटोकॉल लगाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल लगाना है तो हीट के साथ विंड भी टोन करिए। क्या दिक्कत हो रहा है? मूवमेंट मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। हाँ बोलिए। प्रोटोकॉल तो आ गया, प्रोटोकॉल का नहीं, मुझे ना वो लोकेट करना नहीं आ रहा है, करस्पॉन्डेंस लोकेट करना नहीं आ रहा है सर। पेनफुल पॉइंट उतना मिल रहा नहीं है वहां पे। करस्पॉन्डेंस लोकेट नहीं करना है, पेनफुल पॉइंट मिल रहा नहीं। मैंने आप सभी लोगों को, आप लोगों को मैंने जोन सिस्टम भी बताया है ना? जोन सिस्टम भी बताया है। जो जोन सिस्टम करस्पॉन्डेंस लोकेट करने का बहुत ही अच्छा साधन है जोन सिस्टम। आप जोन सिस्टम के थ्रू जाइए ना, देखिए आप डिवाइड करके देखिए। पहले तो देखिए यिंग साइड है कि यांग साइड है, उसमें यांग साइड में छोटा छोटा करते जाइए, है ना, जोन में डिवाइड करते जाइए, आपको जरूर मिलेगा। प्रयास नहीं किए। हाँ ये जरूर बात है कि फ्रोजन शोल्डर के कंडीशन में हमें कभी कभी इन सबको, चूंकि आप जहां पे पेन खोज रही है ना वहां पे पेनफुल करस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रॉब्लम वहां है ही नहीं, प्रॉब्लम ज्वाइंट के पास है। तो ज्वाइंट के पास मिलता है इसका करस्पॉन्डेंस। ये हमेशा देखने को मिलता है कि आप जिस जगह का करस्पॉन्डेंस ढूंढ रही हैं उस जगह करस्पॉन्डेंस पे पेनफुल पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा होता है ना? कभी कभी उसके नीचे पेन आता है ना, साइड में पेन होता है, लेकिन प्रॉब्लम का लोकेशन, मेन लोकेशन कहाँ है? ज्वाइंट है। तो आप ज्वाइंट पे वर्क करते रहिए, है ना, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है। सही सही इनका क्वेश्चन था कि फ्रोजन शोल्डर के कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि नीचे पेशेंट जो कंफ्यूज करता है, प्रॉपर्टी पेन वहां होता है बट वो कभी कभी बताता है नीचे में इधर हो रहा है। हम लोग उसका करस्पॉन्डेंस देखते हैं और नहीं मिलता है और रिजल्ट भी नहीं आता है। हमें पूरा फोकस होना चाहिए कि इसके कारण नीचे में पेन हो रहा है, देन हमें पहले उसको ठीक कर देना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। स्माइल, थैंक यू। रेखा जी म्यूट करिए अपने आप। स्माइल, वेलकम। रूबी जी, मंतोष जी म्यूट करिए। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। सर टाइफाइड का एक पेशेंट है, थोड़ा अर्जेंट था, तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट प्लीज आप उसके लिए कुछ बता सके तो। देखिए टाइफाइड के कंडीशन में, है ना, अब सबसे पहले तो एक जनरल इन्फेक्शन ही है ना। इन्फेक्शन जैसा कि मैं हमेशा फीवर के लिए मैं बताता हूँ सभी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कि आप स्मॉल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे, है ना, लास्ट ज्वाइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे, है ना, मिडिल ज्वाइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे। साथ में जितने भी लीवर के कोस्पोंडेंस है ना उन सभी पे ब्लैक कलर लगाइए या स्टिमुलेशन दीजिए वहां पे, क्योंकि पेशेंट को तो आप ज्यादा पेन नहीं करा सकते हैं उस कंडीशन में। तो लीवर के जितने भी कोस्पोंडेंस है ना उन सभी पे, उन पे ब्लैक कलर लगाइए लीवर के कोस्पोंडेंस। जब तक कि फीवर है तब तक, है ना, जब तक फीवर है, लीवर में का हीट बढ़ा हुआ होता है, देन हमें उस पे ब्लैक कलर या ब्लू कलर आप लीवर के कोस्पोंडेंस पे लगाएंगे, अच्छा फायदा करेगा ना। उसको लीवर के हीट को कम करते रहिए। अगर आप 6 की और सर हाँ बताइए। सर अभी इतना ही, अगर लीवर और ये जॉइंट अगर कर देते हैं तो जब तक फीवर आता है तब तक ही ट्रीटमेंट देना है? तब तक देना है, उसके बाद तो हमें लीवर को स्ट्रांग करने के लिए लगाना। अभी तो जब वो ठीक हो जाएगा, लीवर का हीट कम हो जाएगा, देन फीवर भी कम होने लगेगा, है ना। देन उसके बाद हम लोग फिर लीवर को स्ट्रांग करने का प्रोटोकॉल, लीवर ग्रीन कलर लगाएंगे, है ना, मूंग सीड्स लगाएंगे, वो अच्छा काम करेगा। जी सर। तो फर्स्ट और लास्ट में ब्लैक और मिडल में कौन सा कलर? और सर 6 की में जैसे क्या कर सकते हैं अपन उसमें? हीट लीवर के मेरिडियन पे जाके हीट कम करना। एसआई का हीट, यांग हीट सेडेशन का भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। यांग हीट सेडेशन का प्रोटोकॉल लगा सकते हैं जिसमें हीट भी सेडेट होगा, एसआई का हीट सेडेट होगा और गॉल ब्लैडर का विंड भी सेडेट करना है ना। और जब आप यांग हीट सेडेशन का प्रोटोकॉल लगाएंगे ना, तो जब आप मदर पॉइंट लेंगे तो ऑलरेडी जीबी का विंड सेडेट हो जाएगा, है ना। और लीवर का भी हीट सेडेशन का प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। दोनों प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं। सर छोटी उंगली में पहले और लास्ट फिंगर में ब्लैक और बीच में कौन सा कलर? ग्रीन सर। हाँ ग्रीन। थैंक यू। इस तरह का फीवर में अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी नहीं है, जैसे डेंगू हो गया, अभी डेंगू का भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप सेम ये प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं। ओके स्माइल, थैंक यू। स्माइल बाय। आप सभी लोग के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में और भी
स्पेशलिस्ट लोग हैं जो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, है ना, कैसे किस पॉइंट पे क्या करना है। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरे पास है सर, लेडी पेशेंट है 33 ईयर की। उनके राइट हैंड में पेन होता है, जब जो हाथ को पीछे लेके जाते तब होता है सर। हाथ पीछे ले जाने के बाद होता है।